आज की मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने एस्टिक एनालिसिस किया था लास्ट टॉपिक। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद पोर्टर्स अप्रोच। पोर्टर अप्रोच पेज नंबर 361 में कर रहे हैं। व्हाट पोर्टर अप्रोच इज सेइंग, अगेन तीन अप्रोच होती है आपकी, स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस एंड पोर्टर अप्रोच। स्वॉट, पेस्टले, ये दोनों चीजें क्या बताती है आपको, आपके मार्केट का मेजरमेंट, वेयर डू यू स्टैंड, आप कहाँ स्टैंड करते हो वो बताती है। नाउ व्हेन वी स्टार्ट पर्टिकुलरली अबाउट द पोर्टर अप्रोच विल टेल यू कि आप how strong you are in terms of what, how strong you are in terms of your industry, आप अपनी इंडस्ट्री में कितना स्ट्रांगली स्टैंड करते हो। स्वॉट या पेस्टले, स्वॉट था एग्जैक्टली न्यू स्टार्ट करने के लिए, स्वॉट होता है एग्जैक्टली न्यू स्टार्ट और मैनेजमेंट के लिए। पोर्टर है आप, पेस्टले होता है आपका जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम करना चाहते हो उस इंडस्ट्री को किस तरीके से स्कैनिंग करनी है, क्या क्या चीजें स्कैन करनी है, क्या क्या बातें स्कैन करनी है। पोर्टर की अप्रोच जो है वो बताती है आपको कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो एट प्रेजेंट, यू आर ऑलरेडी वर्किंग, उस इंडस्ट्री के अंदर वेयर डू यू स्टैंड, आप कितने स्ट्रांगली स्टैंड करते हो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ टाटा कंपनी की, टाटा कंपनी अपनी इंडस्ट्री में एक स्ट्रांग प्लेयर है, काफी स्ट्रांगली वो वहां पर काम कर रहा है कि नहीं। वेरेस अगर हम बात करते हैं किसी छोटे मोटे प्लेयर की तो वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांगनेस चेक की जाती है, स्ट्रांगनेस चेक करने के आपके क्या क्या क्राइटेरिया है, हाउ स्ट्रांग यू आर, इसको चेक करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहला होता है आपका क्राइटेरिया सप्लायर पार, एक होता है बायर पार। कैसे चेक किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल जो था मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको, टायर कंपनी ब्रिजस्टोन टायर जो है उसको मेजर उसका बायर कौन है, हुंडई। हुंडई कंपनी ब्रिजस्टोन का ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रोडक्ट खरीद लेता है, राइट। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग कौन है, हुंडई या ब्रिजस्टोन? हु इज स्ट्रॉन्ग इन दिस केस, हुंडई और ब्रिजस्टोन? हुंडई, क्योंकि हुंडई के पास सप्लाई काफी है। अगर हुंडई ने इनका ये प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया तो ब्रिजस्टोन बंद हो जाएगी, है कि नहीं, समझ आ गया। ल्यूमेक्स कंपनी, ल्यूमेक्स इज वन ऑफ द कंपनी विच सप्लाई हेडलाइट्स, हेडलाइट्स देती है कौन सी कंपनी को, मारुति को। मारुति कंपनी की सारी हेडलाइट्स ल्यूमेक्स कंपनी की लगेगी। हु स्ट्रॉन्ग ओवर है, मारुति। व्हाई? इफ द मारुति स्टॉप बाइंग फ्रॉम ल्यूमेक्स, अगर मारुति ल्यूमेक्स से खरीदना बंद कर दे तो ल्यूमेक्स कंपनी बंद हो जाएगी। हु स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर बायर पार्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कई जगह सप्लायर पार्ट स्ट्रॉन्ग होती है, वेयर फॉर एग्जाम्पल इधर टाटा कंपनी इज अ सप्लायर। अगर टाटा कंपनी, रिलायंस, आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, बट हमारी कंट्री के अंदर जो सबसे बड़ा प्लास्टिक का प्लेयर है वो है रिलायंस। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स एक्सेट्रा जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, हल्दिया पोर्ट एक्सेट्रा, ये प्लास्टिक के दाने सप्लाई करके। रिलायंस हमारी जो कंपनी है, रिलायंस का एक मेजर काम है प्लास्टिक का दाना। प्लास्टिक का दाना होता है छोटा छोटा, प्राइमरी सेकेंडरी, उस प्लास्टिक के दाने से प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनते हैं। रिलायंस, और दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा मार्केट है उसका बहादुरगढ़ रोड, पुरानी दिल्ली बहादुरगढ़ रोड पे सदर बाजार के पास। सो रिलायंस कंपनी सबसे स्ट्रांग है उसके अंदर। रिलायंस कंपनी अपने रेट्स निकालती है और उसी रेट के ऊपर मार्केट के अंदर डीलिंग होती है, सही है। अब अगर हम बात करें इसको कि अगर उसमें न्यू प्लेयर आता है कोई, फॉर एग्जांपल एक अच्छी कंपनी, अच्छी इन्वेस्टमेंट, मिडिल लेवल कंपनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ उस मार्केट में उतरती है, पता है क्या करेगा रिलायंस? रिलायंस कुछ दिन के लिए प्राइस नीचे कर देगा और वो अपने बिजनेस में लॉस कमा के भी, घाटे में भी बेच रहा होता है, जस्ट बिकॉज सो दैट यू मे नॉट रिटेन। क्योंकि रिलायंस तो 10, 20, 30, 50, 100 करोड़ का घाटा खा सकता है, बट आपका बिजनेस है 20 करोड़ का, आप पूरा का पूरा लॉस सहन नहीं कर सकते। आप क्या करोगे थोड़े दिनों बाद बिजनेस से, क्योंकि आपसे कोई खरीदेगा नहीं ना। आप बेच रहे हो दाना 10 रुपए का, रिलायंस बेच रहा है 7 रुपए का, वो 3 रुपए का घाटे के साथ बेच रहा है, ठीक है। 2 महीना, 3 महीना, साल वो घाटा सहन कर ले, और फिर उसके बाद में जैसे आप बाहर होते हो, रिलायंस अपने दाने को बेचेगा सिर्फ 13 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए। क्यों सर? वो अकेला है, दिस ओनली 1% मोनोपोली है उस कंपनी की, उस काम के अंदर मोनोपोली है और कोई उसके आसपास भी नहीं है, सब उसी से खरीदते हैं। तो उस जो भी आदमी रिलायंस कंपनी से खरीदता है, जैसे आप अगर रिलायंस से खरीदते हो दाना, तो आपको किसकी शर्तों पे खरीदना पड़ता है? रिलायंस की, रिलायंस दाना, ठीक है, प्लास्टिक का जो दाना है। तो हु इज पावरफुल हियर? रिलायंस इज पावरफुल। रिलायंस पावरफुल है ना?
तो सप्लायर पार और बायर पार, सो अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग काम, अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, अलग अलग काम होते हैं। कई जगह सप्लाई स्ट्रांग होता है, कई जगह बायर स्ट्रांग होता है। आपको अपने आप को चेक करना है कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो, तो आपको अपने बायर और सप्लायर को चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले एग्जांपल लिया आपने सप्लायर पार। सप्लायर पार में आप लिख सकते हो रिलायंस प्लास्टिक दाना, दैट इज सप्लायर पार। एक एग्जांपल दिया मैंने रिलायंस प्लास्टिक दाना। हु इज स्ट्रांग देयर? रिलायंस के प्लास्टिक के दाने में स्ट्रांग कौन है? सप्लायर, क्योंकि बायर को उनकी शर्तों के ऊपर काम करना पड़ता है, एडवांस पेमेंट देनी पड़ती है, राइट। दूसरा बायर पार। व्हाट डू यू मीन बाय बायर पार? सर क्या बायर की शर्तों पे काम होता है या सेलर की शर्तों पे काम होता है? किस केस में? ल्यूमिक्स, मारुति, ब्रिजस्टोन, हुंडई, इनमें किसकी शर्तों पे काम होता है? बायर की शर्तों पे काम है कि नहीं? समझ आ गया? तो बायर स्ट्रॉन्ग, बायर पार। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप मार्केट की इंडस्ट्री में आपकी पोजीशन अच्छी है। तीसरा आता है कॉम्पिटिटिव राइवलरी। आप जिस इंडस्ट्री में डील कर रहे हो, सारे एक ही आदमी के पॉइंट से पढ़ने आपने। आप जिस इंडस्ट्री में, पहले एक बार छोड़ी पढ़ते हैं, चलो सप्लायर पार, पेज नंबर 372। दिस assesses हाउ इजीली सप्लायर में ड्राइव अप द प्राइसेस। मतलब सप्लायर कितना इजीली प्राइस को ऊपर नीचे कर सकता है, प्राइस को देखते लिए आपने कैसे करता है। This in lieu depends upon the number of supplier of each key input। कितने सारे सप्लायर है? सर अगर बहुत लिमिटेड लोग हैं, एनडीपीएल सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो चाहे तो प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्या आप रोक सकते हो? आप मीटर तो नहीं कटवा सकते ना आपका, क्योंकि अकेला मोनोपोली है। ये डिपेंड किस पे करता है? सप्लायर की पार किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सप्लायर्स पे। अगर सप्लायर बहुत सारे हैं, आप नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, तो आप एक लेवल से ज्यादा प्राइस कभी भी नहीं कर सकते हो इस केस के अंदर, ठीक है। फिर इसके आगे लिखा है आपका देयर स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल ओवर द एंटरप्रेन्योर्स कॉस्ट ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन टू अनदर। आप एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर के पास जाते हो तो आपकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है? क्या आपने कुछ एडवांस पे कर रखा है उनको? अगर आपने कुछ भी एडवांस पे किया हुआ है उनको, तो 101% आपको एडवांस इन सडनली एडवांस तो वापस रिटर्न नहीं करेंगे ना। एडवांस रिटर्न नहीं करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग, क्योंकि दूसरे को भी तो एडवांस देना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट लगेगा, लोन लगेगा, क्या कॉस्टिंग पड़ रही है। तो ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं सप्लायर पार्ट। सप्लायर कहां स्ट्रांग होता है? जहां पर नंबर ऑफ सप्लायर आर वेरी फ्यू और लेस और वन, वहां पर सप्लायर स्ट्रांग होता है, ठीक है। दूसरा बायर पार्ट इवेल्युएट्स हाउ इजी इट इज फॉर द बायर टू ड्राइव प्राइसेस अप। बायर के लिए कितना इजी है प्राइस को ऊपर नीचे को फ्लक्चुएट करना। अगेन दिस इज ड्रिवन बाय द नंबर ऑफ बायर्स। अगर किसी के बायर ही लिमिटेड है तो प्राइस किसका चलेगा? बायर का। जैसे मारुति के केस में बायर अकेला ही था वो, तो प्राइस कौन डिसाइड करेगा? मारुति, ब्रिजस्टोन, ठीक है। द डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर आपका प्रोडक्ट इतना इनोवेटिव है कि जो आप प्राइस बोलोगे वो मिलेगा, तो हु इज स्ट्रांग? सप्लायर। एप्पल, इनोवेशन करो, आपकी चीज आपकी मर्जी से बिकेगी। वही रिपीटेड चीजें बेच रहे हो तो आपके जैसे और भी तो बहुत सारे, कुछ इनोवेटिव नहीं है, हु विल ड्राइव इट अप? बायर करेगा, क्योंकि आप वही सेम चीजें सेल कर रहे हो। The importance of each individual buyer to business, the cost of them for accepting the new product launch and so on, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्पिटिटिव राइवलरी। अगर आप जिस टाइप का काम करते हो उसमें राइवलरी, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है, तो आपकी पार हमेशा क्या रहेगी? कम। अगेन एनडीपीएल, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं, देयर इज नो कॉम्पिटिटर इन द पर्टिकुलर एरिया। रेलवेज, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। पोस्ट ऑफिस, कॉम्पिटिटर है। प्राइवेट कुरियर सर्विसेज आर द कॉम्पिटिटर्स ऑफ प्राइवेट कुरियर सर्विसेज। कॉम्पिटिटर्स नहीं है, सब्स्टिट्यूट मिल गया ना उनका। अगर इलेक्ट्रिसिटी आप कहते हो जनरेटर भी तो एनडीपीएल का, जनरेटर यूज नहीं कर सकते, बहुत महंगा होता है, आप घर तो नहीं चला सकते ना जनरेटर से 24/7, ठीक है। So competitive rivalry, what is important here is the number of capabilities of the competitor. If there are many competitors to the new product, if there are many competitors to the new products who offer equally attractive price and services, then the product will most likely to have a little power in the situation, because supplier and buyer will have an alternate choice to make case they do not get a good
डील। अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग बैठे जो सेम चीज सप्लाई कर रहे हैं, तो डू यू थिंक आपके पास सप्लायर या बायर के पास स्ट्रांगनेस रहेगी? अगर दोनों ले लीजिए आप, अगर बायर बहुत सारे हैं तो सप्लायर स्ट्रांग नहीं होगा, और अगर सप्लायर बहुत सारे हैं तो सप्लायर स्ट्रांग। इफ देयर आर लॉट ऑफ सप्लायर्स आर देयर ऑफ अ प्रोडक्ट विद अट्रैक्टिव एंड इक्वल डील, होटल्स हो गए आजकल, होटल पे डील करते हो, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एयर टिकट्स पे हुआ था सर, 1 रुपया, 10 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपये में मिलने लग गई थी। गो एयर आई थी कंपनी, गो एयर, आज भी इंडिगो, गो एयर, ये लोग सेल लगाते थे एयर टिकट में। तो इतना कंपटीशन बढ़ गया कि लोग 1-1 रुपए में भी ट्रैवल कर रहे हैं, 500 रुपए में ट्रैवल कर रहे हैं। 500 रुपए में तो पीछे तक होता था सर, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। A hell lot of competition will create consumer more beneficial। सबसे बेस्ट आपके पास जियो का एग्जांपल ले लीजिए, इक्वल अट्रैक्टिव सर्विसेज और बेटर सर्विसेज एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग नेटवर्क वाज देयर। तो आपको क्या मिला? डेटा सस्ते में मिलने लगे। हु स्ट्रांग हियर? बायर, क्योंकि कंपटीशन आपस में, एयरटेल कभी फ्री नहीं देता था डेटा, ठीक है। आज की डेट में अनलिमिटेड, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड फ्री डेटा, फ्री कॉल्स, फ्री। कभी फ्री कॉल का इस तरीके से इतने रुपए के अंदर 200-300 का प्राइस क्यों आया? जस्ट बिकॉज जियो कंपनी वाज देयर टू लॉन्च। जियो एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने, पहली ऐसी कंपनी जियो जिसने कहा था कि 300 रुपए का रिचार्ज करवाइए आप। वो टाइम जब आई थी, पहले तो जियो अनलिमिटेड फ्री था, फिर उन्होंने कहा कि अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो 300 रुपए का रिचार्ज करवाओ और आपको अनलिमिटेड फ्री मिल जाएगी कॉलिंग। यही तो था कि 3 महीने या 6 महीने की अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगी। हम सबने स्टार्ट कर दिया, बट एयरटेल कंपनी जो थी वो अनलिमिटेड फ्री इतने रुपए में पहले नहीं दे रही थी, बट जस्ट बिकॉज उनके यूजर्स गिरते जा रहे थे तो एयरटेल कंपनी की मजबूरी हो गई कि उनको सस्ते में देना पड़ा। क्यों? क्योंकि सर कॉम्पिटिटर है। और आज की डेट में मार्केट ही वही बन गया। हु इज स्ट्रांग हियर? सेलर और बायर। हम स्ट्रांग है। आप एक बार अपने नंबर को पोर्ट पे डाल के छोड़ो, अगर किसी ने किया कभी पोर्ट नंबर, पोर्ट, ठीक है, हाउ मेनी कॉल्स डू यू गेट इन अ डे? एयरटेल पे मैंने किया था पोर्ट का, तो डेली फोन आते थे उनके, ये प्राइस कम कर देंगे, ऑफर दे देंगे, जीबी। अगर किसी को फ्री, मैं बता देता हूँ आपको, इफ यू वांट मोर नंबर, अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इंटरनेट की एमबी और या जीबी और चाहिए, मात्र 2 रुपया 1 रुपया लगता है एसएमएस का, वो करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको काफी अच्छा ऑफर देंगे। एक पोर्ट का एसएमएस डाल के छोड़ दो, 15 दिन तक वैलिड होता है। लेट मी टेल, मैं बता देता हूँ आपको। एक पोर्ट एसएमएस किसी भी टाइप में डाल दो, एसएमएस डाल दो और एक आईडी आ जाता है आपके पास एक्टिवेशन का, डिलीट कर दो उसको, क्योंकि आपको पोर्ट तो करना ही नहीं, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली कॉल आएगा कि सर हम आपको फ्री में एमबी दे रहे हैं, फ्री में इतना डेटा फ्री दे रहे हैं, आप ले लीजिए, ठीक है, बेनिफिट मिला, ठीक है, ट्राई कर सकते हो आपसे। तो हु इज मोर बेनिफिशियल बता सकते हो मुझे आप? क्योंकि कॉम्पिटिटर आप है ना। ब्रॉडबैंड कनेक्शन कट करने का बोलो, वो क्या करेंगे? बिल माफ कर देते हैं। आप ट्राई करके देख सकते हो, बिल माफ कर देते हैं, बिकॉज हम स्ट्रॉन्ग है, कॉम्पिटिटर आ गए। यही एक टाइम पे एमटीएनएल होता था सर, बारिश आती थी ना, आई रिमेम्बर एमटीएनएल की सर्विसेज कैसी होती थी, बारिश आसमान से गिर रही है ना, बूंद बाद में गिरती थी नीचे, उनके फोन पहले खराब होते थे, ठीक है। ये हालात थे एमटीएनएल के, और उसको उनको मिन्नतें करके बुलाना पड़ता था, प्लीज ठीक आ जाओ करने हमारे लिए, ठीक है। अब जो है एमटीएनएल में जो हालात है, आज की डेट में एमटीएनएल में कंप्लेन करो और आपके डोर स्टेप पे आते हैं, ऑन ए कॉल दे आर अवेलेबल, आप उनको पैसे दे के दिखा दो। पहले क्या होता था, दिवाली और होली वो एरिया में आके ऐसा हफ्ता वसूली नहीं होती, वैसे करते थे, दिवाली होली पे आते थे बख्शीश के लिए। अब वो जब ठीक करने भी आते हैं ना, आप उनको पैसे देके दिखा दो, मतलब है वो ले ले। आई ट्राइड इट मेनी टाइम्स, वो पैसे नहीं लेते, जो लाइनमैन जिनको बोलते हैं, पैसे नहीं लेते, ठीक है। एमटीएनएल का ये, क्योंकि एमटीएनएल को ऊपर से ये चीज ऑर्डर आई है कि आपकी सर्विसेज ठीक करो, उनकी सर्विसेज एक्सट्रीम लेवल ठीक हो, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है सर, कनेक्शन ही नहीं है तो नौकरी खत्म हो जाएगी। एमटीएनएल की एक टाइम तो बिल देने के लिए, अगर किसी को पता हो, एमटीएनएल के बिल देने के लिए गली तक लाइनें होती थी ऑफिस से लेकर एमटीएनएल के बिल्स के लिए। आज की डेट में विंडो खाली पड़ी रहती है, और बिल वाले जो 3 विंडो होती थी उसमें से एक आदमी बैठा रहता है, नौकरियां चली गई, काम नहीं है। हु स्ट्रांग? वी आर स्ट्रांग। आपने अच्छी सर्विसेज नहीं दी हमें, हमने आपको बाहर निकाल दिया, ठीक है। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव राइवलरी।
फिर आता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिसका इजीली सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, you are manufacturing or producing such product whose substitute is easily available in the market, आप कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा मोबाइल बनाया जो एज सिंपल एज अदर है, सर क्यों खरीदूंगा मैं उसको मोबाइल को। आपने मोबाइल बनाया जिसमें ये बोला कि सर इस मोबाइल के अंदर आप कितने भी काले हो गोरे हो जाओगे, ठीक है। जनरली हम मोबाइल खरीदते इसीलिए ना, आजकल हम कौन सा उसमें रैम और जीबी देख रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि मोबाइल में कैमरा कैसा है, कितना मेगापिक्सल कैमरा है, जबकि हमें पता चाहे कुछ भी ना हो। जैसे कई तो ऐसे होते हैं ना टेक्निकल एक्सपर्ट की कैमरा फोटो क्लिक करके बता देंगे कितना मेगापिक्सल है, वो कह रहा है 32 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल, कुछ भी बोल दे क्या फर्क पड़ता है सर। ट्रस्ट भी ये 32 और 24 नहीं होते जो बोला जाता है, नंबर लिखा है ये। आप जो है ना 10 मेगापिक्सल का हैंडीकैम खरीदो, 5 मेगापिक्सल का हैंडीकैम खरीदो आप, जस्ट 5, और उसकी क्लियरिटी देखो, और आपके 32 मेगापिक्सल के कैमरे की क्लियरिटी देखो, वे डिफरेंस इज देयर। 5 और 32 में फर्क देखो, ठीक है। वो कुछ भी नंबर लिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आफ्टर योर 100 शूट्स, 100 फोटो खरीदने के बाद में आपका जो व्हाटएवर 32 मेगापिक्सल और जो 5 मेगापिक्सल वाला मोबाइल है सेम हो जाता है। लेंस की क्वालिटी होती है, कुछ नंबर्स होते हैं, इतनी फोटो। आप अपने मोबाइल को याद करो, जब आपने फर्स्ट टाइम खरीदा और जो फर्स्ट फोटोज खरीदते हो आप मोबाइल की, खींचते हो आप, वो फोटोज की क्वालिटी और अब की क्वालिटी ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगी। द क्वालिटी ऑफ द फोटोज विच आर बीइंग क्लिक्ड इनिशियली एंड द क्वालिटी ऑफ फोटोज आफ्टर 100 और 200 जो भी नंबर होता है, 100, 200, 500, उसके बाद की क्वालिटी खत्म हो जाती है, लेंस खराब होता है। एवरीवेयर, इवन द प्रोजेक्टर, इवन द कैमरा, एवरीथिंग, हर चीज में लेंस में क्वालिटी होती है। 32 मेगापिक्सल है, होगा वो, बट कितनी 32 फोटोज के लिए, 100 फोटोज के लिए अच्छा आता है फोटो। इनिशियली फोटोज बहुत अच्छी आती है, बाद में खराब, ठीक है। इट्स बेटर क्यों ना आप वही खरीद लो ना, कम वाले 5 मेगापिक्सल ही खरीद लो, और कैमरे के लिए आप डिजिटल कैम खरीदो। क्यों सर? डिजिटल कैम डेफिनेटली आज फिजिबल नहीं है, क्योंकि हाथ में आपको आराम से कैमरा मिल जाता है, बट ये सब कहने की बातें होती है, इतना मेगापिक्सल नहीं होता, बट योर सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल। 32 मेगापिक्सल, क्योंकि हम तो इलिटरेट पढ़े लिखे हैं ना, तो इसलिए हमें बोला जाता है कि 32 मेगापिक्सल हम ले भी लेते हैं। पर आप जाओ किसी पढ़ी लिखी अच्छी कंट्री में, वहां पे जाकर देखो, जो लोग पहले फोन की स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं, हमें ये नहीं पता i3, i4, i5 क्या होता है, लैपटॉप सब यूज करते हैं, ठीक है। i3, i4, AMD ये सब पता नहीं है, हम ले लेते हैं। लैपटॉप अच्छा दिखना चाहिए, फैंसी, ग्रीन कलर, रेड कलर, पिंक कलर, ये होना चाहिए, इनफ है। उसके ऊपर एंग्री बर्ड बना हो और दिखेगा, ठीक है। वी हैव नो आइडिया अबाउट द क्वालिटी ऑफ द क्लोथ, डिजाइन्स। हम खरीदते किससे? एक्सटर्नल अपीयरेंस से चीजों को, क्वालिटी का नहीं पता। तो किसी चीज का अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, अगर उसका सब्स्टिट्यूट, ये जो डिजाइन, कलर, इनके सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल होंगे, बट इन्वेंशन का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। इन्वेंशन का सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल नहीं होता कभी भी, क्योंकि इन्वेंशन मैंने की है। आपको वैसे इन्वेंशन करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। खैर हमारे इन्वेंशन की कोई ऐसी वैल्यू है नहीं, कलर अच्छा होना चाहिए, बाकी सब तो चल जाता है, बाकी तो एडजस्ट हो जाता है। कैमरे में ऐप डाउनलोड कर लेंगे और गोरा होने वाली, हमें तो चाहिए क्या? हमें मोबाइल से क्या एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मोबाइल? बस मुझे गोरा कर दो आप, ठीक है। दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन कि कितने गोरे आ सकते हैं मोबाइल के कैमरे से। उसके लिए लोग ऐसे से मैंने देखे एक्स्ट्रा ऐप भी डाउनलोड करते हैं आजकल, ठीक है। देयर आर सर्टेन एप्स व्हिच दे डाउनलोड, ठीक है। ब्यूटी मतलब पहले तो नॉर्मल, फिर ब्यूटी और फिर ब्यूटी प्लस। रिकॉग्निशन, कोई उसकी पहचान ही नहीं रहती बंदे की, जो फोटो में कोई और है और देखने में पता नहीं कौन है। मतलब निग्रोज को भी गोरा करते ऐसे ऐप है। तो ऐसे ऐप का ये हमारा थोड़ा सा बाय कर खरीदने का जो क्राइटेरिया ये वाला रहता है, बट रियलिटी इज सब्स्टिट्यूट होता है किस चीज पे? इन्वेंशन पे। फॉर एग्जांपल स्टारबक्स, सीसीडी, स्टारबक्स का सब्स्टिट्यूट क्या? सीसीडी है। अगर आप ज्यादा मनमानी करोगे तो मैं किस में चला जाऊंगा? सीसीडी। सीसीडी करेगा तो बरिस्ता, तो आप ज्यादा नहीं कर सकते। बट सिंस कॉफी हाउसेस अच्छे लिमिटेड है, तो ये अभी भी प्राइसेस हाई रखा हुआ है इन्होंने,
बट यही कंपटीशन आ जाए, बिग बाजार जब अकेला आया था ना प्राइस हाई होता था, अब बिग बाजार और गिरा रहा है प्राइस, रीजन और भी मोर और ये सब आ गए ना, काफी सारे आ गए। जब एक टाइम में इंडिया में रेमंड्स होता था कपड़ों के, ठीक है, कपड़े सेल तो भूल ही जाओ, महंगे रेट पे मिलते थे। आज की डेट में आपको, क्योंकि ग्लोबल ब्रांड ज़ारा, ज़ोडिएक, वेनुसन एक्सेट्रा आ गए, आपको सेल और अच्छी चीजें कम रेट पे भी मिलती है, मिल रही है ना। हु इज गेटिंग बेनिफिट? कंज्यूमर, क्योंकि सब्स्टिट्यूट आप नहीं तो आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मेरे पास, कॉम्पिटिटिव राइवल में भी आएगा और सब्स्टिट्यूट में भी आएगा। अगर मैं एक्स फोन भी यूज करूंगा तो वाई मिलेगा, अदरवाइज फोन कितने महंगे होते थे पहले आपके, पहले फोन बहुत महंगे होते थे, 40 आउटगोइंग कॉल्स 52 रुपीज, इनकमिंग कॉल 32 रुपीज। S4 मोबाइल होता था, ईट के जैसा होता था, मतलब कलर नहीं भारी, और वो 32,000 30-40 हजार रुपए का होता था, ये होता था। अभी मोबाइल की रेट्स देख लो आप। दिस इज द कंपटीशन, ठीक है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां पर कोई भी आदमी कभी भी आके काम स्टार्ट कर सकता है, तो आप स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं हो। जैसे NDPL एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर बैठे जहां पर कोई भी कभी भी आके काम नहीं स्टार्ट कर सकता। बहुत पैसा चाहिए, बहुत लंबी प्लानिंग चाहिए, गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग चाहिए आपको, आप कभी भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। प्रॉपर रेगुलेशन, रेलवे मतलब ही नहीं कोई कर दे, एविएशन इंडस्ट्री बहुत लंबा पैसा चाहिए। कितने से लोग हैं? कम। कॉम्पिटिटर आपका, कॉम्पिटिशन कम हो गया ना इन सब चीजों में। बट अगर आप कहते हो सर फॉर एग्जाम्पल मैं साड़ी की दुकान खोलूंगा, तो ठीक है, आप साड़ी की खोलोगे, आपका पड़ोसी भी खोल सकता है। मैं पैटी बेचने का खोलूंगा, मैं मोमोज की रेडी लगाऊंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मैं कोई भी स्टार्ट कर सकता है सर ये काम। स्टेशनरी की शॉप, जूस दुकान, जो मिडिल लेवल मिठाई की दुकान है, कोचिंग सेंटर्स, एनीबडी कैन स्टार्ट, ठीक है। आप कहते हो मैं प्रैक्टिस एज कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिस में CS बनूंगा, ठीक है, आप PCS बनोगे। अगर आपको PCS बनना है, अगर आपको PCS बनना है, तो सर PCS में फिर भी कंपटीशन कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि CS वो PCS पता है क्या होता है? PCS कौन होता है? PCS वो होता है जो प्रैक्टिस करता है कंपनी सेक्रेटरी, मतलब समझ आया? तो प्रैक्टिस समझते हो ना क्या होता है? प्रैक्टिस नहीं समझते, खुद की फॉर्म खोलते हो, डॉक्टर फॉर द कंपनी। जैसे डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलता है, वो हमारी बॉडी के लिए डॉक्टर होता है ना, वैसे कंपनी सेक्रेटरी पता क्या होता है? ही इज ए डॉक्टर फॉर कंपनीज की प्रॉब्लम को ठीक करता है, उसके पैसे लेता है, जैसा क्लिनिक। तो वो हर कोई नहीं कर सकता, लिमिटेड CS है वो हो सकता है, ठीक है। तो हाउ डू यू चेक? पोर्टर मॉडल कैसे चेक किया जाता है? आपके सप्लायर पार्ट, बायर पार्ट, कॉम्पिटिटिव राइवलरी, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड थ्रेट ऑफ इन्वेंटरी। समझ आ गए सारे पॉइंट्स? एग्जांपल्स याद रखना। Then there is the environmental scanning. Before you open any business anywhere, थोड़ा इसका लास्ट क्लास में किया हमने environmental scanning मतलब wherever you try to invest, जहाँ भी आप पैसा लगाना चाहते हो, उससे पहले क्या करना है आपको? स्कैनिंग किसकी? इन्वायरमेंट की। एग्जांपल दिया था मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर, यू वांट टू स्टार्ट अ मीट शॉप इन वाराणसी और हरिद्वार, नहीं चलेगी। आपने इन्वायरमेंट पहले स्कैन करो कि वहां पर बायर की इंटेंशन, बायर का एक पर्सपेक्टिव क्या होता है, राइट? आपने एक और एग्जांपल दिया था मैंने पंजाब में, अगर आप जहाँ पर सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी होती है, ठीक है, और आपको काफी सारे एग्जांपल्स और दिए थे मैंने उस टाइम पे। अगर आप जैसे स्टार मर्सिडीज का शोरूम कंजावला से आगे चले जाओ, वहाँ खोलो, जहांगीरपुरी में खोल लो, लग्जरी ब्रांड्स वहाँ खोलो जहाँ पर बाइंग पावर नहीं है लोगों की उतनी, या फिर नेताजी के ऊपर आप खोल लो एक छोटा, जहाँ पर लोग उस चीज को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट, मिट्टी के खिलौने, आप जैसे तैसे करके एक दुकान खरीदते हो नेताजी पर, उसमें मिट्टी के खिलौने बेच रहे हो सर, यहाँ वो क्राउड नहीं आता जो मिट्टी के खिलौने खरीदेगा। यहाँ पर आपकी दुकान शायद बिक भी जाएंगे, बट जो सक्सेस आपको वो एरिया में मिलती, मेले एक्सेट्रा जहाँ लगते हैं, क्योंकि वहां पर लोग उस इंटेंशन से जाते हैं, वो क्राउड मिलता है वहां, वो नेताजी पे नहीं आता, ठीक है। आप GK1 के अंदर ग्रेटर कैलाश, ठीक है, M ब्लॉक के अंदर मिट्टी के खिलौने की दुकान खोलते हो, रेडी वाले लकड़ी वाले खिलौने नहीं होते, ठीक है, कौन खरीदेगा? और यही दुकान आप खोलो ना छोटे से एरिया में जहाँ गांव है, यहाँ पर इस टाइप का क्राउड मिले, तो बिकेंगे सर, आपकी शायद ज्यादा वहां पर सेल होता है। तो दैट्स अबाउट एनवायरमेंटल स्कैनिंग। आप कोई भी चीज करने से पहले एनवायरमेंट को स्कैन करो, समझ आ गया? एनवायरमेंटल स्कैनिंग 3 स्टेप में डिवाइड होती है, 3 स्टेप में एनवायरमेंट स्कैनिंग डिवाइड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के लिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये कैसे टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट स्कैनिंग देखते हैं। सबसे पहले होता है पैसिव स्कैनिंग, फिर होता है एक्टिव स्कैनिंग, फिर होता है डायरेक्टेड स्कैनिंग, ठीक है।
पैसिव स्कैनिंग, एक्टिव स्कैनिंग एंड डायरेक्टेड स्कैनिंग। ध्यान से ये आपने समझना है, ध्यान से समझना, ठीक है। पैसिव स्कैनिंग क्या होती है? एवरीवन स्कैन्स continuously ongoing scanning at most unconscious level is a passive scanning. No efforts is made to select a particular information resource to scan. कोई पर्टिकुलर आपके एफर्ट नहीं लग रहा किसी चीज को स्कैन करने, बस स्कैनिंग हो रही है। क्यों कर रहे हैं स्कैनिंग? जैसे जनता का डेटा इकट्ठा कर रहे हो, सेंसस हुआ ना अभी हमारा, पता हम कितने हो गए? एनी आइडिया व्हाट्स आवर पॉपुलेशन नाउ? 135 करोड़, 152। तो लेटेस्ट एक न्यूज एजेंसी ने बताया, वो ऑथेंटिकेशन नहीं है, 152 करोड़। 125 तो बहुत पहले थे सर, 2011 में तो 135 आए थे। 2011 सेंसस तो 10 साल में होती है ना। हाँ, बट अभी इसमें पता चलेगा कितनी। अब जैसे इलेक्शन के टाइम पे जो उन्होंने रफ आइडिया बताया कि उस टाइम पे कितने थे आपके, इतने, और अभी जो इन्होंने अपने एनालाइज करके जो रेट चेक किया, हम 152 करोड़ हो गए, ठीक है। तो इन और रुक जाओ, वी विल हिट द टारगेट ऑफ 200 करोड़। जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से हम, क्योंकि डेथ रेट कम हो रही है, बर्थ रेट ज्यादा होती जा रही है, और मोर ओवर हम इतने दयालु भी हैं कि बाहर के रिफ्यूजीज जितने भी आ रहे हैं, खैर उनको भी रहने के लिए जगह चाहिए, अच्छी बात है, बट हम कह रहे हैं आओ यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारे पास कितने सारे वो रोहिंग्या मुसलमान, वो हमारे नहीं है, वो हमारे खुद के नहीं, वो बाहर के हैं, बांग्लादेशी है, ठीक है, पर वोट भी तो चाहिए, तो इसके लिए उनको रोकना पड़ता है। कुछ हजारों करोड़ में तो, कुछ एक करोड़ों में तो वो भी होंगे, ठीक है, जो बेसिकली बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए हमारे, तो वहां पर जो कहते कि हमें रहने दे रहे, इंडिया आ जाओ, इंडिया में रह जाओ, ठीक है, तो आधा हमारा वो भरा हुआ है। नेक्स्ट, तो पैसिव स्कैनिंग, आसाम देखो ना, आसाम कितना भरा हुआ है, सारा उन्हीं से भरा हुआ है। जब वहां पर उनको उनके आधार और जनगणना करके उनके कार्ड बनाए गए ना, तो हमारी एक पॉलिटिशियन है, शी वेंट ओवर देयर, उन्होंने कहा मैं नहीं करने दूंगी, ये गलत हो रहा है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अरे सर, ह्यूमन राइट वायलेशन खाली इंडियंस के लिए बना था, ऐसा थोड़ी ह्यूमन राइट की कोई भी यहाँ पर धमाका करे आतंकवादी और उसको आप मार रहे हो तो कह ह्यूमन राइट वायलेशन। ये कौन सा ह्यूमन राइट वायलेशन है? आपको पत्थर मार रहे हैं, आप सामने से उसको वापस मारो, ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं होता है ना, तो वो कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होता। तो पैसिव स्कैनिंग, अगेन जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, रॉ डेटा फॉर नो पर्पस, इट्स अ पैसिव स्कैनिंग। No effort is made to select a particular information resources, and the criteria of passive scanning is to obscure, unspecified, and often continuously changing. Only ad hoc decisions are made on the result of this type of scanning. तो ये स्कैनिंग कौन सी होती है? ये स्कैनिंग होती है बेसिकली जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो फॉर नो रीजन, बस आपको करना है, कोई स्पेसिफाइड रीजन नहीं है, बट उस डेटा में से मैं अगर कुछ लोग मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं ये करूं तो ये क्या हो गया? एक्टिव। समझ आया एक्टिव क्या होगा? पैसिव मतलब, पैसिव का मतलब क्या हुआ? रॉ डेटा फॉर नॉट, मतलब रीजन तो है बट कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड कंटीन्यूअस नेचर होता है। बट एक्टिव का मतलब, एक्टिव का मतलब होता है पैसिव में जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, पैसिव के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन में से आप कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जब गैदर करते हो तो उसको क्या बोला जाता है? एक्टिव। ठीक है, आगे components of active scanning are quite different from the components of active scanning are quite different from those of passive scanning. For example, searching for screening process require much higher level of attention, मतलब कुछ ना कुछ आपके पास रीजन है। The information resources scanned are specifically selected for their known or expected richness and desired, क्योंकि यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन क्या चाहिए आपको पता है। डायमेंशन स्कैनिंग, ठीक है, ये आपने पढ़ना है, I'll give you time in a while. डायरेक्टेड स्कैनिंग कौन सी होती है? What do you mean by डायरेक्टेड स्कैनिंग? डायरेक्टेड स्कैनिंग होती है जब आप एक्टिव डेटा है, जो डेटा है उसमें से आपका जो यूज का डेटा है, मेल निकाल लिए, अब मेल में मुझे देखना है कि मुझे खाली वो चाहिए मेल जो स्टूडेंट है, मेरा काम उनसे, तो ये क्या हो गया? डायरेक्टेड।
वेरी स्पेसिफाइड एज पर्टिकुलर पर्पज आपका। एक्टिव स्कैनिंग इज एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स ऑफ स्पेसिफाइड आइटम, यही है। एक्टिव स्कैनिंग क्या होती थी? ऑलरेडी अवेलेबल डेटा में से आप अपना स्पेसिफिक निकाल रहे थे, स्पेसिफिक इट आइटम डायरेक्टेड स्कैनिंग। यूजुअली दिस स्कैनिंग कंटिन्यू टिल द आइटम इज लोकेटेड, नॉट नेसेसरी अंटिल द रिसोर्स आर एग्जॉस्टेड। कब तक चलता रहता है? जब तक हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता। एज स्पेसिफाइड डिजायर्ड आइटम इज नोन, जो चाहिए वो हमें पता होता है, and the resources can be specified. The scanning committee can delegate whatever directed scanning is necessary. ठीक है, एक बार इसको पढ़ो, एग्जांपल्स लिखो, स्टार्ट करें।